हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल बजट सेशन से पहले लॉन्च होगा यूट्यूब चैनल, पूरी दुनिया देखेगी विधानसभा का सत्र। हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र इस बार काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इस बार ये सत्र बाहर बैठे लोग भी देख पाएंगे। दरअसल हिमाचल सरकार इसके लिए एक यूट्यूब चैनल जल्द ही लॉन्च करने वाली है। बता दें कि इस बार के सत्र में केवल 13 बैठकें होंगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सुक्खू सरकार की क्या है एंटी हेल नेट योजना, जो रामपुर व नलखड़ी के बागवानों के लिए बनी वरदान। सुक्खू सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रामपुर व नलखड़ी क्षेत्र के 87 पात्र बागवानों को एंटी हेल नेट खरीदने के लिए 64,24,000 रुपये खर्च किए। उन्हें एंटी हेल नेट खरीदने के लिए उद्यान विभाग रामपुर द्वारा 80% उपदान प्रदान किया गया। वह बागवानों और किसानों को इस योजना से खूब मुनाफा हो रहा है। विधानसभा बजट सत्र को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध, 3 वीआईपी गेटों पर तैनात होंगे विशेष कमांडो। जी हां, विधानसभा में बजट सत्र के लिए पुलिस फोर्स विधानसभा परिसर में पहुंच गई है। सोमवार को एसपी संजीव गांधी ने विधानसभा सत्र के लिए पहुंचे पुलिस जवानों को उनकी ड्यूटी के लिए दिशा निर्देश दिए। विधानसभा के बजट सत्र के लिए करीब 500 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 15 एचपीएस स्तर के अधिकारी विधानसभा ड्यूटी के लिए तैनात किए गए हैं। विधानसभा में बजट सत्र को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। वह विधानसभा सचिवालय में बजट सत्र के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर वीआईपी गेट नंबर 1, 2 और 3 पर 2 विशेष कमांडो तैनात किए गए ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। बता दें कि 14 से 29 फरवरी तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। वह बजट सत्र के लिए 500 से अधिक पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्टेट, सीआईईडी और विजिलेंस के अधिकारी और जवान सादे कपड़ों में तैनात रहेंगे। वह विधानसभा और शिमला शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगाया गया है। बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान पुलिस हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी निगाह रहेगी। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा के प्रबंधों को कारगर बनाने के लिए सीसीटीवी तथा ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है ताकि ठीक ठाक से निगरानी की जा सके। प्रदेश सरकार तैयार कर रही है नई खेल नीति, पुरस्कार राशि में भी की जाएगी बढ़ोतरी, सीएम सुक्खू का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में खेल ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सरकार एक नई व्यापक खेल नीति ला रही है। इस खेल नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उभरती खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के साथ साथ खिलाड़ियों को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए खेल स्तर को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को पर्याप्त संसाधन और सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता है और उभरते खिलाड़ियों के कौशल को और निखारने तथा खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस लक्ष्य के दृष्टिगत ही नई खेल नीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित खेल नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। यह कदम न केवल खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, अपितु विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों के अथक परिश्रम और प्रयासों को पुरस्कृत भी करेगा। बजट सत्र में पेपर लीक, रोजगार की गूंज, भाजपा संग कांग्रेस विधायक ने भी पूछे सवाल। 14 फरवरी से शुरू हो रहे हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल अभिभाषण से होगी। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल बुधवार को सुबह 11 बजे विधानसभा को संबोधित करेंगे और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के 1 साल के काम गिनाएंगे। इस सत्र के शुरू में ही मुख्यमंत्री के बजट से पहले पेपर लीक और रोजगार के मामले भी सदन में गूंजेंगे। वह पहले दिन सिर्फ राज्यपाल अभिभाषण होगा और दूसरे दिन से प्रश्नकाल शुरू होगा। प्रश्नकाल के पहले ही दिन 15 फरवरी को सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 को लेकर सवाल पूछा है कि इनका रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। इसके अगले दिन 16 फरवरी को कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने भी सवाल किया है कि पिछले 1 साल में 15 जनवरी तक हमीरपुर चयन बोर्ड और लोकसभा आयोग के माध्यम से कितना युवाओं को सरकार ने रोजगार दिया। इसी दिन सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने क्लास 3 की भर्तियों के लिए गठित दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट के बजाय इस कमेटी पर खर्च की गई कुल धनराशि का ब्यौरा मांगा है। पहाड़ी फॉर्मूले पर खेती करेगा राजस्थान, कुल्लू पहुंचा किसानों का दल, कृषि बागवानी की सीख रहा बारीकियां। विश्व पटल में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली की वादियों में राजस्थान के किसानों का दल पहुंचा। दल ने वादियों को निहारने के साथ यहां कृषि बागवानी की जानकारी हासिल की। हिमाचल की वादियों को देखकर राजस्थान के किसान चहक उठे। राजस्थान के किसान इन दिनों हिमाचल के विजिट पर हैं, यहाँ पहुंचकर कृषि की तकनीक को सीख रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर, मालपुरा जिला टोंक
राजस्थान द्वारा भारत सरकार की विभिन्न उप योजनाओं में 80 से ज़्यादा चयनित राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों टोंक, बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर, दौसा, डूंगरपुर एवं अन्य जिलों के किसान यहां आए हुए हैं। वहीं 2 समूह ने 5 टूरिस्ट बस से 9 से 11 फरवरी को हिमाचल प्रदेश की उन्नति, खेती, ऑक्सीजन, वेजिटेबल्स, बागान और उनके विभिन्न उत्पादों के निर्माण से आजीविका अर्जित को जाना भ्रमण कर रहे हैं। वह श्री तोमर ने राजस्थान के किसानों को हिमाचल प्रदेश के किसानों के विकास मॉडल समेकित खेती के साथ पर्यटन को रोजगार अवसर में बदलने के बारे में प्रेरणा लेने को सुझाव दिया। एसएमसी कंप्यूटर शिक्षकों ने मांगी अस्थायी नीति, हिमाचल शिक्षक महासंघ ने सरकार से किया आग्रह। जी, हिमाचल शिक्षक महासंघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल दोबारा बहाल करने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। इस ट्रिब्यूनल के गठन से पहले कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं हुआ है। साथ ही सरकार रिटायरमेंट एज आगे बढ़ाने को लेकर विचार करे, इस अवधि को 58 साल से बढ़ाकर 60 साल किया जाए। वह शिक्षक महासंघ जिला शिमला की बैठक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला यानी कि कुसुमपट्टी में रविवार को आयोजित की गई। वह बैठक की अध्यक्षता हिमाचल शिक्षक महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम शर्मा ने की। इस अवसर पर जिला कार्यकारिणी के चुनाव किए गए। वचन सिंह को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। वह शिमला के अध्यक्ष पद के लिए भूपिंदर सिंह और दीपक कायत को वरिष्ठ उपाध्यक्ष समिति से चुना गया। वह शेष कार्यकारिणी के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष को दिया गया। बता दें कि बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। युवती ने पहले दोस्ती की, फिर उसके साथियों ने पिस्तौल दिखाकर युवक से लूट लिए 70,000, आरोपी गिरफ्तार। एक युवती ने पहले सोशल मीडिया पर शिमला के युवक से दोस्ती की, फिर मिलने के लिए परवाणु के प्रेम हर्बल पार्क में बुलाया। यहां उसके पति और अन्य साथी ने पिस्तौल दिखाकर युवक से 70,000 रुपये लूट लिए। वही मामला 30 जनवरी का है। वही पीड़ित ने इसकी शिकायत 31 जनवरी को पुलिस में की थी। वही अब पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य आरोपी फरार चल रहा है। वही पुलिस ने आरोपियों से पिस्टल, 5 बुलेट, लैपटॉप समेत मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए 13 फरवरी से 22 मार्च तक होगा पंजीकरण, 4 जिलों के युवा ले सकेंगे भाग। जो भारतीय सेना में अग्निवीर के वर्ष 2024-25 के लिए सिरमौर, शिमला, सोलन और किन्नौर के युवाओं के लिए भारतीय सेना की विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण 13 फरवरी से 22 मार्च तक किया जा सकेगा। वह भर्ती कार्यालय शिमला के निदेशक कर्नल पुष्पिंदर कौर ने बताया कि सभी योग्य उम्मीदवारों को वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। वहीं उम्मीदवार की भर्ती संबंधी पात्रता और शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर टेक्निकल के लिए ऑनलाइन परीक्षा 22 अप्रैल से विभिन्न केंद्रों में होगी। सड़क हादसे के बाद सतलुज नदी में लापता पर्यटक का मिला शव, पिता ने की थी 1 करोड़ देने की घोषणा। जो किन्नौर के कासंग नाले में हुए सड़क हादसे में सतलुज नदी में लापता हुए तमिलनाडु के वेत्री दुराई सेमी उम्र 45 वर्षीय का शव सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे बरामद किया गया। वह पांगी नाले के समीप शव बरामद किया गया। यह जानकारी उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि माहू नाग डाइविंग एसोसिएशन सुंदरनगर मंडी की टीम द्वारा शव को बरामद किया गया। वह उपायुक्त ने बताया कि 4 फरवरी को राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर कासंग नाला के समीप हुए हादसे में एक इनोवा गाड़ी सतलुज नदी में गिर गई थी और गाड़ी में सवार 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि एक व्यक्ति घायल अवस्था में पाया गया, जिसे उपचार के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। और हादसे में लापता हुए तमिलनाडु के वेत्री दुराई सेमी के लिए सर्च अभियान आरंभ किया गया था। में 8 दिन तक चले इस सर्च अभियान में भारतीय नेवी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किन्नौर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड की रेस्क्यू टीमों द्वारा संयुक्त सर्च अभियान चलाया गया। में सोमवार को दोपहर लापता हुए तमिलनाडु के वेत्री दुराई सेमी का शव बरामद किया गया। वह मृतक के पिता की ओर से बेटे के शव को खोजने वाले को 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई थी। मंत्री यादवेंद्र गोमा बोले, किसानों बागवानों के लिए शुरू की हिम उन्नति योजना। जी हां, आयुष, युवा सेवाएं, खेल तथा कानून मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा कि किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए हिम उन्नति योजना आरंभ की गई है। इस योजना में किसानों के उत्पादों के लिए दूध, सब्जियों, फलों और अन्य नकदी फसलों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। मंत्री सोमवार को जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत करणघट में आत्मा परियोजना के माध्यम से आयोजन किसान गोष्ठी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल कृषि अभियांत्रिकी उप मिशन के तहत ट्रैक्टर
ट्रैक्टर, पावर वीडर या पावर टिलर जैसे कृषि उपकरणों पर महिला किसानों को 50% तथा अन्य किसानों को 40% अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 2.25 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती अपनाई है। वह 24,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर किसान बागवान इस विधि से कृषि बागवानी का कार्य कर रहे हैं। गौमा ने कहा कि प्रदेश अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी योजनाओं की जानकारी गोष्ठियां, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर तक ऐसे शिविरों का आयोजन करें। राज्यसभा प्रत्याशी के चयन को लेकर हाईकमान से चर्चा के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली रवाना। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू राज्यसभा प्रत्याशी के चयन को लेकर सोमवार सुबह दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली में राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर हाईकमान से चर्चा के बाद आज शाम को सीएम शिमला लौटेंगे। इसी कड़ी में 14 फरवरी को राजीव शुक्ल शिमला आएंगे। वह 15 फरवरी को राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। टैक्स चोरी करने वाले वाहनों को बैरियरों पर पकड़ेंगे हाईटेक कैमरे। जी हां, टैक्स चोरी कर प्रदेश में दाखिल होने वाले वाहन अब हाईटेक कैमरों की पकड़ से नहीं बच पाएंगे। मैं सरकार प्रदेश के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड राज्य से लगते 6 बैरियरों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रही है। वह बाहरी राज्यों के वाहनों के बैरियर पर पहुंचते ही कैमरे नंबर प्लेट की रीडिंग कर लेंगे और अगर वाहन ने टैक्स नहीं चुकाया है तो इसका अलर्ट सीधे परिवहन विभाग को मिल जाएगा। विभाग की टीम तुरंत वाहन को पकड़कर टैक्स की वसूली करेगी। सड़क सुविधा से जुड़ेंगी हिमाचल की 2321 बस्तियां, टेंडर आवंटन शुरू। जी, हिमाचल प्रदेश में 2321 बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने इसका प्लान तैयार कर रहा है। हिमाचल में एक साल के भीतर सरकार ने 17,882 में से 15,561 बस्तियों को सड़क से जोड़ दिया है। वह कुछ सड़कें नाबार्ड जबकि कई सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 के तहत बनेंगी। वह चरण 3 के तहत सड़कों के टेंडर आवंटित होने शुरू हो गए हैं। वह केंद्र सरकार की ओर से इन सड़कों के लिए 2600 करोड़ रुपये से ज़्यादा राशि जारी हुई है। इनमें 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा हिस्सा प्रदेश का है। वह प्रदेश सरकार ने चरण 1 और 2 के तहत 500 और 250 आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा है। वह अब चरण के 3 के तहत छोटे गांव व बस्तियों को सड़क से जोड़ा जाना है। वह सरकार ने हिमाचल के छोटे से छोटे गांव को भी सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसको लेकर सरकार ने विधायक प्राथमिकता में सड़कों को प्राथमिकता दी है। अगर किसी व्यक्ति की जमीन आड़े आती है तो वह जमीन लोक निर्माण विभाग के नाम करनी होगी। हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय कई क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार, जाने पूर्वानुमान। जी, हिमाचल प्रदेश के कई भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 12 और 13 फरवरी को बारिश बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद 14 से 16 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। वह 17 फरवरी की रात से एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से राज्य में 18 फरवरी से बारिश बर्फबारी की गतिविधियों में तेजी आने के आसार हैं। वह 19 व 20 फरवरी को राज्य के अधिकतर क्षेत्र में बारिश बर्फबारी होगी। इस दौरान तापमान में भी गिरावट की संभावना है। वहीं सोमवार को राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहे। शादी का झांसा देकर ठग लिए 10 लाख रुपये, फिर डिप्रेशन में चला गया मेरा भाई और हो गई मौत। जी हां, पुलिस थाना हमीरपुर के तहत आने वाले भीड़ा क्षेत्र में हुई युवक की मौत पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। मृतक की बहन पहले ही एक युवती को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा चुकी है। मृतक की बहन ने बताया कि एक युवती जो कि सैलून चलाती है, उसने उसके भाई को शादी का झांसा देकर गुमराह किया। मैं शादी का झूठा झांसा देकर मृतक से 10 लाख रुपये की ठगी की गई है। इन सारी बातों से आहत होकर उसका भाई तनाव में चला गया था। यही वजह है कि उसके भाई की अचानक 6 फरवरी को मृत्यु हो गई। वहीं हालांकि मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन क्षेत्र के युवाओं को प्रतिनिधिमंडल मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सोमवार को पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा। यहां पहुंचे युवाओं ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि मामले का सही ढंग से पटाफेक्च किया जाए। मैं जिस युवती पर शादी का झांसा देकर लाखों रुपये ऐंठने के आरोप लगे हैं, उसके खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। हिमाचल को भूली केरल से उलझी मोदी सरकार, प्रदेश को सैलरी पेंशन के लिए चाहिए 5,000 करोड़। जय वित्तीय लड़ाई में केरल के साथ उलझी केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल को भूल गई है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि फरवरी का महीना भी आधा बीत जाने के बाद जनवरी से मार्च की आखिरी तिमाही के लिए हिमाचल को लोन की अनुमति तक नहीं मिली है। वह पिछले साल जनवरी में 6,000 करोड़ की ऑथराइजेशन मिली थी। इसके लिए पूर्व की जयराम सरकार ने आवेदन किया था। इस बार अनुमति लेट होने के कारण मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना जब दिल्ली बात कर आए थे तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हिमाचल से उधारी का कैलेंडर मांगा था। इसके बाद कुछ
कुछ सर्टिफिकेट मांगी गई, लेकिन लोन की अनुमति नहीं दी। इसके बाद वित्त विभाग के अधिकारी भेजे गए। वह अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय का तर्क है कि केरल के साथ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई 13 फरवरी को हो और सभी उसी में व्यस्त हैं। वह 13 फरवरी के बाद अगले सप्ताह में हिमाचल के मामले पर भी फैसला हो जाएगा, इसलिए राज्य के पास अभी इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं है। बद्दी अग्निकांड के 10वें दिन फैक्ट्री से 2 कंकाल बरामद, डीएनए टेस्ट से होगी शिनाख्त, अभी भी 3 कामगार लापता। जी हां, झाड़माजरी स्थित परफ्यूम फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड के 10वें दिन सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 शव बरामद हुए हैं। लापता कामगारों की तलाश के दौरान फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर मलबे के ढेर से मिले यह शव पूरी तरह जल चुके थे और महज कंकाल ही बाकी रह गया था। यही वजह रही है कि दोनों शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वह प्रशासन ने इन्हें नालागढ़ स्थित अस्पताल भेज दिया है, जहाँ डीएनए जाँच के लिए सैंपल लिए जाएंगे। बता दें कि एनआर अरोमा फैक्ट्री में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की चल रही छानबीन और केमिकल वेस्ट हटाए जाने की वजह से 5 दिन सर्च ऑपरेशन रुका रहा। मैं रविवार को जैसे ही केमिकल वेस्ट हटाने का कार्य अंतिम दौर में पहुंचा, एसडीआरएफ ने फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मैं सर्च ऑपरेशन शुरू करने से पूर्व अनसेफ हो चुकी इमारत का कुछ हिस्सा गिरा दिया गया ताकि खोजी दल को कोई परेशानी न हो। वह देर शाम तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान मलबे से 2 शव बरामद हुई। सेब के पौधों की बड़ी डिमांड, बारिश बर्फबारी के बाद नर्सरियों में 30% का इजाफा, पौधे लगाने का उचित समय। जी प्रदेश में बारिश बर्फबारी के बाद नर्सरियों में पौधे की डिमांड बढ़ गई है। वह बारिश और बर्फबारी से अब जमीन में पर्याप्त नमी हो गई है। ऐसे में प्रदेश के बागवान बगीचों में नए पौधे लगाने में जुट गए हैं। वह नर्सरियों में भी सेब सहित अन्य फल पौधों की डिमांड बढ़ गई है। वह नर्सरियों के मालिकों का कहना है कि सेब की पौधों की डिमांड में करीब 30% का इजाफा हुआ है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में नर्सरी मालिकों का कारोबार अभी तक आधा है, लेकिन नर्सरी मालिकों को उम्मीद जगी है कि इस बार भी बागवान अच्छी संख्या में नए पौधे का रोपेंगे। वह प्रदेश के कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी, चंबा एवं शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्र में बागवान पुराने पौधे नष्ट होने के बाद अब बागवान उनकी जगह नए पौधे लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वह विशेषज्ञों की सलाह है कि बागवान वैज्ञानिक तरीके से बगीचे की देखरेख का कार्य करें। इस महीने के अंत तक इन कार्यों को पूरा करने के लिए बागवानों के पास अभी समय शेष है। वह बागवानी विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश के कई इलाकों में बागवानों ने दिसंबर में ही सेब के पेड़ों की काट छांट करने का काम शुरू कर दिया था। उप मुख्यमंत्री का पद संविधान का उल्लंघन नहीं, यह सिर्फ एक ओहदा, नहीं मिलता अधिक वेतन। उच्चतम न्यायालय ने राज्यों में उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की परंपरा पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति JP पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पॉलिटिकल पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री सिर्फ एक पदवी है जो किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है। वह पीठ ने याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे वकील से कहा कि उप मुख्यमंत्रियों को केवल दूसरे मंत्रियों से वरिष्ठ माना जाता है, लेकिन वे उनसे अधिक वेतन नहीं लेती। इसके बाद वकील ने दलील दी है कि उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति सरकारी विभाग में अन्य अधिकारियों के लिए गलत उदाहरण स्थापित कर रही है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनकी नियुक्ति का आधार क्या है? आधार केवल धर्म और समाज का विशेष संप्रदाय है। ऐसे उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति का कोई अन्य आधार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि उप मुख्यमंत्री का पद एक संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। वह पीठ ने हालांकि कहा कि एक उप मुख्यमंत्री एक विधायक और एक मंत्री होता है, इस प्रकार यह पद किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं है। वह जनहित याचिका में सवाल उठाए गए थे कि राज्यों में उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। इस पर पीठ ने कहा, एक उप मुख्यमंत्री किसी राज्य की सरकार में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होता है। उप मुख्यमंत्री का पदनाम संवैधानिक पद का उल्लंघन नहीं है। वह शीर्ष अदालत ने कहा, इस याचिका में कोई दम नहीं है, यह खारिज की जाती है। 18 महीने कैद फिर सजा ए मौत और अब रिहाई। कतर से वतन लौटे 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी। कतर की जेल में 18 महीने की कैद भुगतने के बाद सजा ए मौत का फैसला और अब रिहाई। कतर एक कंपनी में काम करने वाले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को रिहा कर दिया गया है और इसमें से 7 लोग बीती रात स्वदेश लौट आए हैं। वह विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यहां एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। मेडिकल बिल भुगतान न होने से लोग परेशान। ESI के तहत पंजीकृत कर्मी 6 महीने से कर रहे हैं इंतजार। प्रदेश में विभिन्न कंपनियों के ESI के तहत पंजीकृत कर्मचारी और श्रमिकों को मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वह पिछले करीब 6 माह से ESI के तहत पंजीकृत लोगों के मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं किया गया है।
मेडिकल बिलों का भुगतान न होने के कारण लोगों को इलाज करवाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं गौर हो कि जिन मजदूरों या कर्मचारियों का मासिक वेतन 21,000 रुपये प्रति माह या उससे कम है, उन लोगों को ESI स्कीम का फायदा मिल सकता है, जबकि दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यह लिस्ट 25,000 रुपये रखी गई है। ESI प्रतिपूर्ति फॉर्म जमा करके निजी अस्पताल के बिलों का दावा कर सकते हैं, लेकिन निजी अस्पताल के सटीक बिल राशि नहीं मिलती है, क्योंकि इन बिलों का भुगतान सरकारी अस्पताल की दरों के अनुसार किया जाता है। मांगे पूरी नहीं हुई तो RKS कर्मी कल से 4 घंटे की हड़ताल पर। जी हां, IGMC में रोगी कल्याण समिति के तहत नियमित पे स्केल की मांग मंगलवार तक पूरी नहीं हुई तो 14 फरवरी से कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। RKS यूनियन के अध्यक्ष अरविंद पाल ने इसकी पुष्टि की है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि IGMC में सोमवार सुबह शहरी विधायक RKS कर्मचारियों की मांगों को लेकर बैठक करने पहुंचे। वरिष्ठ चिकित्सक अधीक्षक कार्यालय में हुई बैठक में प्रबंधन और कर्मचारी संघ के साथ बैठक हुई। 1 घंटे बाद विधायक बैठक से निकले तो कर्मचारियों ने उन्हें घेर लिया। कर्मचारियों ने विधायक को 2 टूक कहा कि अगर 13 फरवरी की शाम तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो अगले दिन से विरोध स्वरूप हड़ताल की जाएगी। हालांकि विधायक ने कहा कि वे इस बारे में स्वास्थ्य सचिव से बैठक करने जा रहे हैं। वहीं व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से इस मांगे को पूरा करवाएंगे। हालांकि कर्मी जिद पर अड़े रहे। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश, दिव्यांगों के लिए आरक्षित रिक्त बैकलॉग पदों की सूची जल्द हो तैयार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनराम शांडिल की अध्यक्षता में आज यहां दिव्यांगजनों के कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न विभागों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उन्होंने सभी विभागों को दिव्यांगों के लिए आरक्षित रिक्त पड़े बैकलॉग पदों की 29 फरवरी 2024 तक सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों को रिक्त पड़े सभी पदों को केंद्र सरकार की अधिसूचना अनुसार भरने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सूक सरकार बैकलॉग पदों को भरने पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि दिव्यांगों को शीघ्र भर्ती लाभ प्रदान किया जा सके। जी हां, शांडिल ने कहा कि दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का प्रावधान है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भर्तियां, नियमितीकरण एवं पदोन्नति के समय दिव्यांगों के लिए आरक्षण रोस्टर की सख्ती से अनुपालन की जाए। वह दिव्यांगों के लिए नॉन स्टॉप एवं प्रदेश से बाहर के रूटों पर चलने वाली सरकारी बसों में भी निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने सहित अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों और केंद्रीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऊना में 6,000 रिश्वत लेते क्लर्क गिरफ्तार, विजिलेंस ने रंगे हाथ पकड़ा। विजिलेंस की टीम ने नगर पंचायत टाहलीवाल के क्लर्क को 6,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने यशपाल शर्मा की गुप्त शिकायत पर क्लर्क अशोक कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचने के लिए जाल बुना और उसे गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार बता दें कि अशोक कुमार हरोली की टाहलीवाल नगर पंचायत में अनुबंध के आधार पर कार्यरत हैं। अशोक कुमार ने 3 लाख रुपए के लंबित बिल के भुगतान के लिए हरोली निवासी ठेकेदार से 6,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार ने इस मामले की इसकी सूचना विजिलेंस को दी। में शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने क्लर्क को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। में अशोक कुमार के खिलाफ ऊना में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर दिया गया है। 1 साल में निकला सुख सरकार का जनाजा, बंद पड़े हैं काम, कर्मचारी सड़कों पर। प्रदेश की सुख सरकार का 1 साल में जनाजा निकल गया है। आज प्रदेश में विकास के सभी काम ठप पड़े हैं और कर्मचारियों को वेतन के लिए सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यह बात जयराम ठाकुर ने आज मंडी में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कही। जयराम ठाकुर मंडी में स्वराज छात्र कल्याण संघ के वार्षिक कार्यक्रम अध्ययन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अभी भी बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, उसके लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है और पूरी मजबूती के साथ सदन में प्रदेश सरकार के गलत निर्णयों के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। फ्रॉड करने वाले दंपति चढ़े पुलिस के हाथे, टिंडर ऐप के जरिए करते थे दोस्ती। सोशल मीडिया के दौर में आए दिन धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। शातिर लोगों को ऐप, मैसेज व फोन कॉल के जरिए अपने झांसे में लेकर उनकी मेहनत की कमाई को साफ कर रहे हैं। हिमाचल के प्रवेश द्वार परमाणु में सोशल मीडिया के जरिए एक युवक से लूटपाट करने का मामला सामने आया है। बता दें कि डेटिंग ऐप यानी कि टिंडर ऐप के जरिए पति पत्नी लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और उसके बाद बंदूक की नोक पर उन्हें लूट लेते थे। लोगों को लूटने वाले पति पत्नी आखिरकार पुलिस के हाथे चढ़ गए। धोखाधड़ी के इस मामले में इनका एक साथी अभी फरार बताया जा रहा है। गिरफ्तार पति पत्नी को कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा है।
बता दें कि डीएसपी परमाणु प्रणव चौहान ने सोलन में बताया कि 31 जनवरी को शिमला के रहने वाले युवक राहुल के साथ एक लड़की ने टिंडर ऐप के माध्यम से दोस्ती की और जाल में फंसाया। फिर उसे मिलने के बाद परमाणु बुलाया। जब युवक शिमला से परमाणु सेक्टर 4 मिलने के लिए पहुंचा तो वहां पर 2 लोगों ने इसके साथ बंदूक की नोक पर लूटपाट की और करीबन 70,000 रुपये इससे लूट लिया। युवक ने लूट का मामला पुलिस ने मामले दर्ज किया। इस वारदात में शामिल आरोपी पंकज कुमार निवासी राजस्थान और पूजा निवासी पंजाब को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी पति पत्नी हैं। वहीं पुलिस ने दोनों के कब्जे से पिस्तौल को भी बरामद कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले हिमाचल के खिलाड़ियों की बढ़ेगी इनामी राशि। जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर पदक जीतने वाले विभिन्न स्पर्धाओं में जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाली इनामी राशि में वृद्धि होगी। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया है। प्रदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की ओर से इस दिशा में कार्य किया जा रहा है और इस पर दस्तावेज तैयार होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल में खिलाड़ियों को उच्च स्तर के उपकरण व सुविधा भी प्रदान की जाएंगी। आगामी 14 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और इस सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश की नई खेल नीति को लेकर घोषणा हो सकती है। मैं खेल नीति में विशेष तौर पर हिमाचल को एथलेटिक्स कौशल केंद्र के रूप में विकसित किए जाने पर बल दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में कई प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल में खेल के क्षेत्र में आधारभूत ढांचा और विकसित करने की जरूरत है। एचपीयू की ईसी की बैठक में पेश होगी कर्मचारियों की खाली पदों की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों व शाखाओं में कर्मचारियों के पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए खाली पदों की रिपोर्ट आगामी कार्यकारी परिषद यानी कि ईसी में पेश होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीते वर्ष विभिन्न विभागों व शाखाओं से कर्मचारियों के खाली पदों का ब्यौरा मांगा था और सूत्रों के अनुसार पदों का पूरा ब्यौरा आने के बाद आगामी 22 फरवरी को होने वाली ईसी की बैठक में विस्तृत रिपोर्ट पेश होगी। जिन विभागों व शाखाओं में पद भरने की सबसे अधिक जरूरत उन्हें पहले भरा जाएगा और रिपोर्ट के माध्यम से भी इसी संदर्भ में जानकारी मांगी गई है। इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ईसी में कर्मचारियों के खाली पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने को लेकर निर्णय होगा। पेंशनर्स हुए उग्र, बजट सत्र से उम्मीदें सरकार से आग्रह। हिमाचल विधानसभा के आगामी बजट सत्र को देखते हुए पेंशनर्स भी अपनी लंबित मांगों को लेकर उग्र होने लगे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर विभिन्न व ब्लॉक इकाइयों ने आक्रोश प्रकट करते हुए जिला उपायुक्त व एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजे गए। मैं शिमला में एसोसिएशन के परिषदाध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने यह जानकारी दी। इसके साथ ही उनके नेतृत्व में एसोसिएशन के एक के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया को सचिवालय में ज्ञापन सौंपा। हालांकि पहले प्रतिनिधिमंडल को सीएम से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन उनके दिल्ली दौरे पर जाने के चलते प्रतिनिधिमंडल मुलाकात नहीं कर पाया। इस मौके पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में एसोसिएशन के परिषदाध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा कि पेंशनर्स की कई मांगें लंबे से लंबित पड़ी हुई है। कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह फिलहाल स्थगित। कृषि विश्वविद्यालय में प्रस्तावित दीक्षांत समारोह को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कृषि विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह 24 फरवरी को आयोजित किया जाना प्रस्तावित था, परंतु अब इसे स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल दीक्षांत समारोह के लिए कोई नई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। यद्यपि विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह के लिए उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवाने को कहा है। विश्वविद्यालय ने 1 सितंबर 2018 से 31 अगस्त 2021 तक की अवधि के ऐसे सभी विद्यार्थियों जिन्होंने पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है तथा दीक्षांत समारोह में जिन्हें उपाधि दी जानी प्रस्तावित है, उनसे अपना नवीनतम फोटो व आधार नंबर की कॉपी विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई मेल पर भेजने को कहा है। वहीं विश्वविद्यालय ने अपना नाम, रोल नंबर तथा उपाधि के संबंध में भी विवरण भेजने को कहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। दोस्तों, खबरों का सिलसिला अभी खत्म होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ताज़ा समाचार का अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर सर्च करें खबर HP। धन्यवाद।